हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का फिर से इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल के क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूँगा। कल के क्लास में कल हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला लेक्चर था और उस क्लास में हमने डिस्कस किया था लेटर मुगल्स के बारे में। किनके बारे में डिस्कस किया था? लेटर मुगल्स के बारे में। तो हमने देखा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस तरह से यह विशाल मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहते चला जाता है, इसका उत्तरोत्तर पतन होता है और 1857 में जाकर पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त हो जाता है। तो हमने कल इसकी पढ़ाई की थी और हमने इसमें देखा था कि बीच में कैसे 150 साल का लगभग इतिहास है, 1707 से 1857 तक 150 ईयर्स में लगभग 10 से 11 शासक आते हैं, जिसमें कुछ लोग दो शासक तो ऐसे हैं जिनका 4-4 महीने का शासनकाल रहा है, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। हमने इनके बारे में भी चर्चा की थी। तो हमने 10 से 11 मुगल शासकों के बारे में, जो उत्तर मुगल काल के शासक थे, उनके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। उनके शासन काल में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था, उनको भी हमने देखा था। और इस पूरे क्लास के बाद हमने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं इस टॉपिक से, इस कालखंड से, हमने उन क्वेश्चंस को भी लगाया था। तो दोस्तों, कल का लेक्चर आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि आपने नोट भी बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे उसके। तो उससे एक क्वेश्चन मैं फिर से करता हूँ और फिर उसके बाद हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। कल के क्लास से एक क्वेश्चन मेरा है कि जब 1739 1739 में भारत में नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन सा शासक विराजमान होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और इसके साथ ही हम लोग आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का शीर्षक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहीं से देखा जाए तो हम लोगों का जो एक पूरा वर्ल्ड व्यू है, वो उसकी शुरुआत होती है, दुनिया फिर से जुड़नी शुरू होती है। आप इसको आज के परिदृश्य में भी काफ़ी कुछ इससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम शुरू से देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में क्यों शुरू होता है। और एक क्वेश्चन मेरा फिर और इस टॉपिक से भी है कि क्या पहली बार यूरोपियन लोग भारत आ रहे हैं? क्या पहली बार भारत के साथ व्यापार के रिश्ते यूरोपियन से हो रहे हैं? आप लोग जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। तो मैं बता दूं आपको कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में सबसे पहले पुर्तगाल के शासक हेनरी के समय में शुरू होता है। जो वास्को डिगामा, जो पोर्टुगीज होते हैं, पुर्तगाली नाविक होते हैं, वो आते हैं सबसे पहले भारत। तो ये हम लोग अभी एक एक करके सब देखेंगे कैसे कैसे कंपनियों का आगमन हुआ भारत में और कौन सी कंपनियों का पहले आगमन हुआ, फिर उसके बाद कौन सी कंपनी आई, उनका ऑर्डर क्या था। तो इसके पहले एक जनरल क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय कंपनियों का एकाएक भारत में आगमन क्यों शुरू हो गया? क्यों 1498 के बाद से लगभग 15वीं शताब्दी के अंत से और 16वीं शताब्दी में एक एक करके कई यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई? इसका कारण क्या था? दोस्तों, इसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण था रोमन साम्राज्य का पतन और ऑटोमन एम्पायर का प्रादुर्भाव। ऑटोमन एम्पायर का प्रभुत्व स्थापित हुआ था आपके वेस्ट एशिया में, जिससे कि जो प्राचीन काल में से ही जो रोमन साम्राज्य और भारतवर्ष के बीच का व्यापारिक रूट बना हुआ था, ट्रेड रूट बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हुआ, वो काफ़ी प्रभावित हुआ ऑटोमन एम्पायर के आने से। जिसके कारण रोमन एम्पायर में जो चीज़ें काफ़ी सस्ती और जल्दी पहुंच जाती थी, वो उनमें अब समस्या आने लगी उनको पहुंचने में। आप देखिए इस मैप पे, इस मैप को आप देखिए, ये रहा आपका पोर्टुगल, लिस्बन, और ये रहा स्पेन, और यहाँ से जिब्राल्टर संधि से लेकर ये यूरोप हो गया। यूरोप से चीज़ें सामान आता है और इस रास्ते से पहले आता था, और उस समय स्वेज कनाल नहीं था। तो कुछ जल मार्ग से और फिर कुछ स्थल मार्ग से होते हुए सामान भारत पहुंचता था।
सामान भारत पहुंचता था। तो जब यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर प्रभावशाली हो गया 1453 में, इसकी शुरुआत होती है 1453 में, कॉन्स्टेंटिनोपोल, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1453 एडी में क्या होता है, कॉन्स्टेंटिनोपोल का पतन होता है और ऑटोमन एम्पायर इस रीजन में प्रभावशाली हो जाते हैं, जिसके बाद से ये वाला रीजन, ये अंग्रेजों के, यूरोपियन के लिए व्यापार करने के लिए जो रास्ता, ट्रेड रूट था, वो प्रभावित होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उन लोगों ने फिर अपना नया नया रास्ता, सामुद्रिक रास्ता खोजना स्टार्ट कर दिया। एक कारण तो ये था। और दूसरा कारण था दोस्तों रिनेसेंस, इसको पुनर्जागरण भी कहते हैं। पुनर्जागरण, आप लोग नोट करते जाइएगा, पुनर्जागरण। रिनेसेंस इंग्लिश में इसको रिनेसेंस कहते हैं, रिनेसा। पुनर्जागरण होता है उस काल में, क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की शुरुआत हो जाती है, फिजिक्स का विकास होने लगता है, साइंस का विकास होने लगता है, एक लॉजिकल और इनोवेटिव आइडियाज का विकास होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो साहसिक यात्राएं होती हैं उसमें एक गति आती है। जैसे कंपास का आविष्कार हो गया, दूरबीन का आविष्कार हो गया, अच्छे अच्छे बोट्स बनने लग गए। तो इन कारणों से ये सुदूर पूर्व के और पश्चिम की ओर निकलने लगे, अटलांटिक महासागर में, जो कि काफ़ी रिस्की ओशन है, इसमें लोग निकलने लग गए और सुदूरवर्ती इलाकों में अपने व्यापार के लिए नए नए द्वीप और द्वीप समूहों की तलाश करने लग गए। तो यहीं से शुरू होता है साहसिक यात्राओं का दौर। यहीं से शुरू होता है साहसिक यात्राओं का दौर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, एक थे पुर्तगाल के किंग हेनरी। किंग हेनरी का मानना था, किंग हेनरी ने स्पेन के राजा के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने कहा था केप वर्ड आइलैंड, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं केप वर्ड आइलैंड, यहाँ से कुछ 1300 किलोमीटर दूर एक पॉइंट उन्होंने माना, सेंटर माना। उन्होंने बोला कि नॉन क्रिश्चियन, जो नॉन क्रिश्चियन दुनिया है, उसको दो पार्ट में बांट दो, एक पार्ट मेरा, एक पार्ट तुम्हारा। तो पोर्टुगल ने कहा कि इस पॉइंट के ईस्ट में मैं जाता हूँ और उसके वेस्ट में स्पेन को बोला कि तुम जाओ। तो आप देखें कि स्पेन का जो बहुत सारे जो कॉलोनीज हैं, जो उपनिवेश हैं स्पेन के, वो आपके साउथ अमेरिका की तरफ हैं, मैक्सिको में हैं। और जो पोर्टुगल है वो पहले इंडिया आया, हालांकि साउथ अमेरिका में ब्राजील पे पोर्टुगल का कब्जा रहा, परंतु इंडिया में आने के बाद, व्यापार करने के बाद, काफ़ी दिनों के बाद वो फिर वापस साउथ अमेरिका की तरफ शिफ्ट करने लगा। तो एक ये भी कह सकते हैं कारण, लेकिन मेन दो कारण थे, एक रेनेसेंसा और दूसरा रोमन साम्राज्य का पतन, और आपका कॉन्स्टेंटिनोपोल का पतन हुआ, और उसके बाद फिर आपका ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपोल के बाद आपका ऑटोमन एम्पायर का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ये दोनों चीज़ें मेन रूप से प्रभावित करती हैं। तो इससे साहसिक यात्राओं का दौर प्रारंभ होता है। आप देखें सबसे पहले इस कड़ी में आता है नाम वास्को डिगामा, पुर्तगाल का। पुर्तगाल, पुर्तगाल से वास्को डिगामा चलते हैं इस रूट से, एरो में दिया हुआ है, ये चलते हैं और यहाँ से, सॉरी, इस लाइन से आते आते यहाँ पे एक आता है कैप ऑफ गुड होप। ये पॉइंट है कैप ऑफ गुड होप। इसको 1487 में खोजा था किसने, इसको डिस्कवर किया था वार्थोलोमो डियाज ने, इसको डिस्कवर किया था वार्थोलोमो डियाज। इन नाम को आप लिख लें, ये प्रीलिम्स के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वार्थोलोमो डियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। इसका ये सबसे सुदूरवर्ती दक्षिण बिंदु है अफ्रीका महादेश का। इसको उत्तमासा अंतरीप कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? उत्तमासा अंतरीप। अंतरीप। आप वीडियो को पॉज कर करके सही उच्चारण के साथ लिख लेंगे। पेन से थोड़ी सी दिक्कत अभी और हो रही है, एक दो दिन में ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये है आपका रूट, अफ्रीका को पूरा पार कर, अटलांटिक महासागर से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप होते हुए, और फिर ये इंडियन ओशन, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से होते हुए, और यहाँ पे जाके ये कालीकट
पहुंचते हैं। ये रहा कालीकट। ये डेट कौन सी है? ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका डेट 20 मई 1498। 20 मई 1498 को ये कालीकट पहुंचते हैं, जहां पे वहां कालीकट के शासक, कालीकट के राजा जमोरिन इसका इनका स्वागत करते हैं। जमोरिन कोई राजा का नाम नहीं है, वहाँ एक टाइटल है राजा का, जिसको जमोरिन कहते हैं। वहाँ के लोकल शासक को जमोरिन कहते हैं। जैसे आपका एलिजाबेथ हो गया, आपका विक्टोरिया हो गया, ये कोई नाम नहीं है, ये एक टाइटल होता है। आप देखेंगे एलिजाबेथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, विक्टोरिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, चलते रहता है। तो इस तरह से जमोरिन, कालीकट के राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया। उसके बाद यहाँ से ढेर सारे मसाले वसाले लिया इन्होंने, और लेके फिर वापस इस रूट से, वापस इस रूट से ऐसे करके फिर घूमते हुए और शॉर्टर रूट से इस बार पहुंचे लिस्बन, पोर्टुगल 1499 में। 1499 में वापस पहुंचे, रिटर्न बैक टू पोर्टुगल। और 1400 अगस्त 1498 में ये इंडिया से निकल गए पोर्टुगल के लिए। 1499 में पहुंचते हैं पुर्तगाल। और पुर्तगाल पहुंच के वहाँ पे मसाले वसाले देते हैं, सब खुश हो जाते हैं कि वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर यहाँ से व्यापार आरंभ करने के लिए वापस ये 1502 में 1502 में वापस इंडिया आते हैं। 1502 में वापस इंडिया आते हैं। ये काफ़ी कुछ बढ़ गया है। जब 1502 में वापस इंडिया आते हैं, तब तक और भी इनके जो गवर्नर वगैरह हैं गोवा के, वो सब आ जाते हैं। पोर्टुगाल के जो गवर्नर हैं, पहले गवर्नर अल्मीरा, वो आते हैं आपके 1503 में। तो पोर्टुगल का शासन स्टार्ट करने से पहले, पोर्टुगल का जो व्यापारी आते हैं इंडिया, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां आई और उनका क्रम क्या था। तो यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्रम था, पहले पुर्तगाल 1498 में, फिर डच 1595 एडी में, 1595 में, फिर थर्ड नंबर पे ब्रिटिश आते हैं 1608 में, फिर डेनिश 1616 में, और फिर फ्रेंच आते हैं 1664 में। इनका जो क्रम है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इसको बिल्कुल याद कर लें आप। और स्वीडिश सबसे लास्ट में आए थे। अब आते हैं हम पुर्तगाल पे। तो पुर्तगाल में 1503 में, 1503 एडी में कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, ये है। और 1505 से 1509 में इसके वाइसराय कह सकते हैं या गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर डी फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ये 4 साल तक यहाँ पे रहते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। पोर्टुगीज एम्पायर नहीं, आप कह सकते हैं पोर्टुगीज जो कंपनी थी इंडिया की, उसके गवर्न करने के लिए पहले आए थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पोर्टुगीज एम्पायर को वहाँ डेवलप करने में, पोर्टुगीज के व्यापार को डेवलप करने में, अल्मीरा के। इसको मैं शॉर्ट में अल्मीरा लिखता हूँ। राइटिंग दोस्तों उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप 1-2 दिन और धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। अल्मीरा, इनका पहला था, इन्होंने क्या दिया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? ब्लू वाटर पॉलिसी ये शांत जल की नीति होती है। आप अभी भी देखेंगे दो तरह की पॉलिसी इंडियन नेवी में होती है, एक होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, एक होता है ब्राउन वाटर पॉलिसी। जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे ब्राउन वाटर पॉलिसी कहते हैं, और जो सुदूर समुद्र का डीप ओशन जहाँ होता है, वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई जाती है। तो अल्मीरा ने इंडियन ओशन में ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया था। और इसका कारण क्या था कि आप हिंद महासागर के क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में इनका प्रभुत्व स्थापित कर सके, प्रभुत्व स्थापित करना था।
इसलिए इन्होंने अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेन्योर होता है इसमें, वो है अल्बुकर्क का। अल्बुकर्क, इनको पूरा हटाना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। सेकेंड गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इनका कार्यकाल है 1505 से 1515 तक। तो इनका इनके कार्यकाल में तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। पहला इनका है कि ये सबसे वास्तविक संस्थापक, और पोर्टुगीज अगर वहाँ पे विकास होता है पोर्टुगीज एम्पायर का इंडिया में, तो वो इनके शासनकाल में ही होता है। तो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। ये वास्तविक संस्थापक थे पोर्तुगीज शक्ति का विकास करने में। वास्तविक शासक, शासक नहीं कह सकते, संस्थापक कह सकते हैं, इसको बेटर होगा संस्थापक कहना। संस्थापक। और सेकंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने मुख्यालय को कोचीन में बसाया था। कोचीन। 1503 में इन्होंने मुख्यालय कोचीन में स्थापित किया था। 1503 में। और यहीं पे पहला दुर्ग भी इन्होंने बनाया था, फर्स्ट फोर्ट। पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में ही बना दिया था इन्होंने। और बीजापुर के शासन, बीजापुर में उस समय आदिल शाही शासक हुआ करते थे। तो इन्होंने बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से गोवा वाला क्षेत्र कब्जा कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अली आदिल शाह से इन्होंने गोवा वाला क्षेत्र कब्जा कर लिया। 1510 में इन्होंने गोवा वाले क्षेत्र पे, बीजापुर का ही क्षेत्र था गोवा, उसके अंदर आता था, तो गोवा वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और इनका एक जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे पुर्तगीज व्यापार को बढ़ावा देने में और पुर्तगीज के प्रेजेंस को बढ़ाने में, वो है इनकी नीतियाँ। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में, जबकि गोवा ने सबसे पहले सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो गोवा में सती प्रथा को बैन करने के कारण पीछे इनका कोई प्रगतिवादी थिंकिंग नहीं थी, कोई विचार नहीं था। इनका गोवा में सती प्रथा को बैन करने का कारण क्या था कि जो पोर्टुगीज पुरुष आ रहे हैं, वो यहाँ पे स्थानीय महिलाओं से शादी करके यहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएं और यहाँ पे वो रहें, जिससे कि पुर्तगाल के व्यवसाय का, पुर्तगाल के साम्राज्य का यहाँ पे प्रसार हो। इस कारण से उन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था अपने प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में। तो उसमें सबसे जो मेन कारण ये था कि उस समय जो, अभी भी आप देखते हैं कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस शादियां, जो मैरिजेज जो है इंडिया में काफ़ी मुश्किल से होती हैं। तो आप आज से 400-500 साल पहले की स्थिति समझ सकते हैं कैसी रही होगी। तो उन्होंने जो काफ़ी प्रयास किया कि लोकल लोगों से शादी हो, लोकल महिलाओं से शादी हो, लेकिन उस तरह से जब नहीं मिला, तो उन्होंने फिर विधवाओं से पुर्तगीज पुरुषों को विधवाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ पे सती प्रैक्टिस को ही इन्होंने बंद कर दिया। तो इनके कंट्रीब्यूशन में ये भी है, अलगू करके बैंड सती प्रैक्टिसेस।
सती प्रथा पर रोक। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो किसने लगाई थी? गोवा ने, अल्बुकर्क ने लगाई थी। इसके बाद कुछ और भी आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कून्हा 1529 से 1538 तक यहाँ पे रहे, और आते ही 1530 में उन्होंने क्या किया, अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया कोचीन से गोवा। 1530 में शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। इनका नाम लिख देता हूं मैं, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्मीरा, अल्बुकर्क और ये तीसरा नीनो डी कुन्हा। ये आते हैं 1529 से, ये रहते हैं 1538 तक। इनके सबसे आते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1530 में गोवा में स्थापित कर दिया, गोवा मुख्यालय बना दिया। दूसरा इन्होंने क्या किया, 1537 में हुगली में, हुगली कहाँ है, हुगली वेस्ट बंगाल में है, हुगली में बस्तियां बसाई, पुर्तगाली बस्तियां बसाई 1537 में। और हुगली में आगे देखेंगे कि इन्होंने पुर्तगीज बस्तियां बसाई थी, और वहाँ वहाँ पे पुर्तगीज बस्तियों के द्वारा वहाँ पे समुद्री इलाकों में लूटपाट और डकैती की घटनाएं होने लगी, जिससे नाराज होकर के जहांगीर का शासन था उस समय, उसने वहाँ पे बाद में आग लगा दी थी 1632 में। खैर ये बाद की बात है, हम देखते हैं इसी क्लास में आगे देखेंगे। 1537 में ये हुआ। उसके बाद इनका, इनके टाइम के बाद दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो गए पुर्तगीज यहाँ पे इंडिया में। एक तो इनका समुद्री इलाके में बहुत स्ट्रांग इनका प्रभुत्व हो गया, इनके डीप वाटर ब्लू वाटर पॉलिसी के कारण, और जो इनकी नाविक शक्तियाँ थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी। इन दोनों कारणों से ये समुद्री इलाके में जो कोस्टल एरिया था इंडिया का, उसमें काफ़ी प्रभावशाली हो गए। तो इन्होंने वहाँ पर एक कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की। कार्टेज सिस्टम कुछ नहीं था, एक टैक्स कलेक्शन था कि अगर वहां से कोई भी व्यापार करने के लिए गुजरेगा, स्थानीय लोग व्यापार करने जाते थे तो उनसे ये टैक्स लेते थे। तो पोर्टुगीज जो व्यापारी थे, जो पोर्टुगीज की कंपनी थी, वो इतनी शक्तिशाली वहां पे हो गई थी कि इन्होंने इस तरह से छोटे छोटे चीजों में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय जो इंटर स्टेट आपके व्यापार थे, उनसे भी टैक्स लेने लगे थे। एक तो कार्टेज सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरा, इन्होंने काफिला सिस्टम भी रखा था। काफिला सिस्टम, ठीक है। ये रहा आपका पोर्टुगीज का काफिला सिस्टम। दोस्तों मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, काफिला सिस्टम क्या था कि स्थानीय व्यापारी जब व्यापार करने जाते थे तो उनका एक काफिला बनता था, और उसके आगे एक पोर्टुगीज नाव, पोर्टुगीज बोट चलता था, जो उनको सुरक्षा प्रदान करता था समुद्री लुटेरों से, और इसके लिए वो टैक्स चार्ज करते थे, इसके लिए वो टैक्स चार्ज करते थे। तो ये था आपका काफिला सिस्टम, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। आप ये बताइए कि देश आपका, स्टेट्स आपके, आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर से व्यापारी आकर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपको ही वहाँ पे आपके ही रीजन में, क्षेत्र में आपको सेफ्टी प्रदान कर रहा है। तो ये सब काफ़ी नोट रोचक बातें हैं इंडियन हिस्ट्री की। इस तरह से हम देखते हैं कि पुर्तगाल के आगमन के उपरांत जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी हुई, और तीन महत्वपूर्ण नाम थे, अल्मीरा, दूसरा अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। इन तीनों नामों को आप याद रखेंगे, और तीनों के टाइम पे एक दो चीजें जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको भी याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीरा के टाइम पे हुआ था, अल्बुकर्क जो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली प्रभुत्व का इंडिया में, और फिर तीसरा नीनो डी कुन्हा, जिसने गोवा में अपनी राजधानी ले गया था वो। दो इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे। एक तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन ना कहें, इन्होंने जो चेंज लाया था, एक तो काटे सिस्टम लाया था, और दूसरा काफिला सिस्टम, काफिला व्यवस्था इन्होंने दिया था। और इसके बाद देखते हैं इनका पतन होता है लगभग 1595 के बाद। 1595 के बाद पोर्टुगीज पुर्तगाली व्यापारियों का पतन होना शुरू हो जाता है। इसके तीन चार मेजर कारण थे 1595 के बाद। कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या थे? एक तो था रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता।
इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े स्केल पे कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया, जिसका स्थानीय राजाओं ने, स्थानीय लोगों ने बड़ा व्यापक विरोध किया। और इस विरोध के कारण इनके खिलाफ एक जन भावना विकसित विकसित हो गई। और जो लोकल राजा थे वो भी दूसरे जो यूरोपीय शक्तियां थी उनसे बात करके, मुगल से बात करके, आपस में संगठित होकर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। तो उससे इनको काफी, इनके पतन में काफी वो इनका पतन बड़ा इनका पतन स्टार्ट हो गया इनसे। और पतन स्टार्ट होने के बाद दूसरा जो इनका कारण था कि ये साउथ अमेरिका की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगे। जब इन्होंने देखा कि स्पेन इतना आगे बढ़ रहा है, साउथ अमेरिका की तरफ गया और अमेरिका में उसने मैक्सिको वगैरह पे कब्जा किया, तो इनका जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया साउथ अमेरिका की तरफ। तो एक कह सकते हैं फोकस शिफ्टेड टू साउथ अमेरिका। फोकस शिफ्टेड टू साउथ अमेरिका। इनका फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, साउथ अमेरिका की तरफ, दक्षिण अमेरिका की तरफ। दक्षिण अमेरिका में जो महत्वपूर्ण देश थे, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन सब पे पोर्टुगीज का कब्जा हुआ। आज भी ब्राजील में जो मेजर लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज है, वो पोर्टुगीज है वहाँ की। ये है आपका पुर्तगाल का। बाकी तीसरा आप कह सकते हैं इससे कारण एक ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने, इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज मिला ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रोंग थे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे, ज़्यादा दूरदर्शी थे। तो उन लोगों ने इनको चैलेंज दिया पुर्तगीज को, और उनसे भी इनको काफ़ी टफ फाइट मिला। तो ये इनके पतन में वो भी एक कारण था। और लास्ट में 1611 में स्वावल्ली, स्वाली, 1611 में स्वाली, स्वाली, स्वावल्ली मैंने बोला, सॉरी, स्वाली है ये है सूरत के पास, सूरत के पास स्वाली में ये अंग्रेजों से पराजित हो गए। और उसके बाद ये गोवा में सिमट कर रह गए। इनका दो तीन कंट्रीब्यूशन था। एक तो जो चीज़ लेके आए, एक तो आलू जो हम लोग खाते हैं, बड़ा कॉमन फूड प्रैक्टिस है इंडिया में, ये आलू पोर्टुगीज ही लेके आए थे, पुर्तगाली ही इंडिया में आलू लेके आए थे। आलू लेके आए थे ये लाल मिर्च लेकर के आए थे, ये आपके तंबाकू लेके आए थे, मक्का लेके आए थे, और प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। क्या लेके आए थे? आलू, आलू लेके आए थे, मक्का लेके आए थे, आपका रेड चिली, लाल मिर्च लेके आए थे, तंबाकू लेके आए थे, और प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आए थे। तो ये सब चीज़ें इनका योगदान है। हम आगे देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जब हम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरफ आएंगे तो देखेंगे कैसे प्रिंटिंग प्रेस ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। इसलिए प्रिंटिंग प्रेस को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें पुर्तगीज लेके आए थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आलू किस देश के द्वारा लाया गया था, तो ये आंसर है पुर्तगीज। यूपीएससी में एक दो बार ये क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरह से हमने देखा पुर्तगीज का। मैंने आपको बता दिया था कि 1632 में जहांगीर ने हुगली में जो पुर्तगीज बस्तियां थी उनको नष्ट कर दिया था। कारण ये था कि ये वहाँ पे बसने के बाद आसपास के इलाकों में लूटपाट की घटना को, जो समुद्री इलाके थे उसमें लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी कारण से इसको नष्ट कर दिया गया था, नाराज होकर जहांगीर ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट, पोर्टुगीज के बाद, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। डच, डच किन्हें कहते हैं? डच कहते हैं हॉलैंड के निवासियों को। डच कहते हैं हॉलैंड के निवासियों को। हॉलैंड को वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड, नीदरलैंड। ये पुराना नाम है, नीदरलैंड नया नाम है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। तो डच कहते हैं नीदरलैंड के निवासियों को। डच भी आए थे। डच का उतना सिग्निफिकेंट, उतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया में, वो उतने दिन तक रहे भी नहीं। वो आए, और उनके बारे में बस दो चार बिंदु हमें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो 1595 96 के आसपास वो आए थे, और 1595 96, 1595 के बाद वो आए थे। और 1602 में, 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड
ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड की स्थापना की। और उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखने वाला, वो है कोऑपरेटिव टेंडेंसी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती है ना, सहकारिता, इनके जो बिजनेस आइडियाज़ थे उसमें सहकारिता या ज्वाइंट वेंचर का के आइडियाज़ थे उस समय भी। आज से लगभग 400 साल पहले ये ज्वाइंट वेंचर की बातें कर रहे थे। तो सहकारिता या ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट था इस कंपनी का। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इनमें से किस यूरोपियन व्यापारी कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर या कोऑपरेटिव लाइक सहकारिता सहकारिता की शुरुआत की थी। तो इसमें डच का नाम आता है, तो डच ही इसका आंसर है, इसको आप याद कीजिएगा। मुख्य रूप से ये कपड़े और स्पाइसेस का व्यापार करते थे इंडिया से। और इनका फर्स्ट फैक्ट्री था मसूलीपत्तनम में। इनकी पहली फैक्ट्री थी, फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपत्तनम। मसूलीपत्तनम आंध्रा में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था मध्यकाल के भारत में। और आप देखें 1600-1700 के आसपास जितनी भी कंपनियां बाहर से आती हैं, जो अंग्रेज हों या फ्रेंच हों या आपके डच हों, इन सबका मसूलीपत्तनम से कुछ ना कुछ एक कनेक्ट होता है। तो मसूलीपत्तनम याद रखिए आप लोग, मसूलीपत्तनम भी कहते हैं, मछलीपत्तनम भी कहते हैं इसको कई बार। तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपत्तनम में, ये आंध्रा में है। और दूसरी फैक्ट्री इनकी थी पुलिकट में, सेकेंड फैक्ट्री इन पुलिकट। ये याद रखिए, सेकेंड फैक्ट्री इन पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। पुलिकट लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पुलिकट लेक क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा एक इंपॉर्टेंट संस्थान पुलिकट लेक के बगल में है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनकी दो कंपनियां थी, मसूलीपत्तनम या मछलीपत्तनम, और दूसरा पुलिकत। तो डच के बारे में हमने ये देखा। और इनका बंगाल में दो और भी था, दो और छोटी छोटी कंपनियों ने बनाई थी बंगाल में, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। उस समय हमारा बंगाल था, तो अभी बांग्लादेश में है ये। दोनों का नाम है चिनसूरा, चिनसूरा एवं पिपली। पिपली, ये आपका अभी वर्तमान के बांग्लादेश में है, बांग्लादेश। तो डच की दो कंपनियां थी बंगाल में। 1759 में, 1759 में ये बदेरा बदेरा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डिफीट कर दिए गए। बेदरा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किए गए, डिफीट किए गए। और उसके बाद से ये कहाँ जाकर इंडोनेशिया में फोकस हो गए, इंडोनेशिया में जाके सेटल हो गए। इंडोनेशिया, लेटर दे शिफ्टेड टू इंडोनेशिया। ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट डच। तीन चार फैक्ट थे इसमें। एक तो सहकारिता वाला आप याद रखिए, कोऑपरेटिव और जॉइंट वेंचर वाला जो उनका कॉन्सेप्ट था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपत्तनम में, दूसरा पुलिकत तमिलनाडु में। बंगाल में इनकी तो छोटी कंपनियां थी, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक चिंसूरा और दूसरा पिपली, बांग्लादेश में भी दोनों हैं। और 1759 में बेदरा के युद्ध में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित होकर इंडिया से चले गए। इनका लगभग इंडिया सफाया हो गया, और फिर ये इंडोनेशिया में जाकर सेटल हो गए। वहाँ ये रहे, इंडोनेशिया के द्वीपों में ये वहाँ से स्पाइसेस का व्यापार करते रहे काफ़ी समय तक। तो ये दो हो गए, पुर्तगीज हो गए, डच हो गए। इसके बाद आते हैं मेन प्लेयर्स, जो है ब्रिटिश। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले था, जो कि बाद में ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हुआ, भारत पे शासन हो गया था। तो ब्रिटिश के बारे में हम लोग बड़े विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
जिससे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के की स्थापना से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में लंदन के कुछ व्यापारी ने ईस्टर्न आइलैंड में बिजनेस करने के लिए एक कंपनी का गठन किया। ध्यान से सुनिए, 1599 में 1599 1599 में लंदन में बैठे कुछ व्यापारियों ने बोला चलो चलते हैं ईस्टर्न कंट्रीज में, चलते हैं पूर्व की तरफ, और वहीं जाकर आइलैंड्स में हम कुछ व्यापार करेंगे। और उसके लिए उन्होंने एक कंपनी फॉर्म किया। कंपनी फॉर्म किया। कंपनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बड़े ध्यान से आप लोग लिख लीजिए इसको, बड़ा लंबा नाम है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। चलो मैं लिख देता हूं, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया, इतने बड़े नाम से कंपनी रखा गया, जिसको बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, शॉर्टकट में हम आगे से ये लिखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1599 में इन लोगों ने बैठ के लंदन में एक कंपनी का गठन किया, जिसका पर्पस था कि ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर के व्यापार करना, विशेषकर मसालों का व्यापार करना। 31 दिसंबर, इसमें कुछ टाइम लाइन देखते चलेंगे हम लोग एक एक करके। 31 दिसंबर 1600 सॉरी 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ ने एक परमिट दिया इन लोगों को 15 साल के लिए जल मार्ग से जाकर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यवसाय करने का एकाधिकार दिया इनको, कि आप अकेले का करोगे, दूसरा कोई कंपनी ब्रिटिश की नहीं जाएगी, आप जाइए 15 साल तक काम कीजिए। मात्र 15 साल का इनको आदेश मिला था 31 दिसंबर सन 1600 में। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था या चार्टर पास हुआ था, उस समय भारत में किनका साम्राज्य था? आप लोग बताइए। सन 1600 में भारत में मुगल काल चल रहा था। तो मुगल काल में उस समय शासक कौन थे भारत के? अकबर। उस समय भारत में अकबर का शासन था जब गठन हुआ। कई बार एक IAS के, UPPSC के एग्जाम में ही पूछा गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ था उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय अकबर का शासन था। देख लिया हमने, 15 साल के लिए मिला था शुरू में। उसके बाद नेक्स्ट जो घटना घटती है, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को वहां के राजा जेम्स, जो ब्रिटिश एम्पायर को हम ब्रिटिश एम्पायर शॉर्ट में लिखते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के जो राजा थे वो थे जेम्स। जेम्स ने अकबर के नाम एक पत्र लिखा था। अकबर के नाम एक पत्र लिखा था कि सूरत में हमें कंपनी स्थापित करने के लिए, फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन दें। तो इसने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में विलियम हॉकिंस को, प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को भेजा एक पत्र लेकर के अकबर के नाम। और पत्र में क्या था? एक अनुरोध पत्र था कि सूरत में हमें फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन दिया जाए। तो विलियम हॉकिंस 1608 में जब आते हैं तो यहाँ पे शासन चेंज हो जाता है। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, अकबर का डेथ, और जहांगीर आ जाते हैं गद्दी पे। तो 1608 में ये पहुंचते हैं। तो जिस समय ये चले थे वहां पे तो अकबर के नाम से वो चिट्ठी लिखा गया था, लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ जहांगीर का शासन होता है 1608 में। जब 1608 में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं, विलियम हॉकिंस, ये सब नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन नाम को अपने
नोटबुक में जरूर ऐड करते चलें। विलियम हॉकिंस आते हैं, सबसे पहले विलियम हॉकिंस आते हैं। तो यहाँ पर जहांगीर का शासन है, और जहांगीर शुरू शुरू में 2-3 साल इसको बैठे हुए हुए हैं। और उस समय ये यूरोपियन से बहुत परेशान चल रहा है। उस समय कौन से यूरोपियन इंडिया में प्रमुख रूप से हैं? उस समय है पुर्तगाली। उस समय पुर्तगाली मुख्य रूप से इंडिया में है। और इससे इससे काफ़ी वहाँ के स्थानीय लोग परेशान थे। और वो लोग जहांगीर से शिकायत करते थे, तो जहांगीर भी काफ़ी परेशान था इन पुर्तगालियों से। तो वो फिर एक और, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क पता नहीं चल रहा था कि पुर्तगाली हैं कि ये इंग्लैंड वाले हैं या कहाँ से हैं। उनको लग रहा था कि सब ऐसे ही हैं, ये भी आके यही सब करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो उन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि ठीक है, अभी तो हम नहीं दे सकते। सीधा मना कर दिया। तो ये विलियम हॉकिंस को मना कर दिया गया, इनके अनुरोध पत्र को हटा दिया गया। फिर 1611 में क्या होता है? 1611 में स्वाली, हमने भी देखा, स्वाली के युद्ध में ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पुर्तगालियों को सूरत के पास जो स्वाली का युद्ध हुआ उसमें इन्होंने हरा दिया पुर्तगालियों को। तो इससे बहुत खुश हो गए जहांगीर कि चलो, एक को तो हटाया, काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी योग्य लोग हैं, हमारा टेंशन इन्होंने दूर कर दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है, अब आपको हम देते हैं। तो उन्होंने बोला सूरत में अब आप अपना कारखाना स्थापित कर सकते हो। 1613 में 1613 में जहांगीर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देते हैं कि आप सूरत में अपना कारखाना स्थापित करो, एक औपचारिक रूप से। पहला अस्थायी कारखाना इनका कहाँ स्थापित होता है? सूरत में, 1613 में। आप लोग लिखते जाएंगे। 1613 में स्थापित होता है। हालांकि 1613 में इनको फॉर्मल परमिशन मिलता है जहांगीर से सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने के लिए। परंतु 1611 में एक अस्थायी कारखाना, अपना एक अस्थायी कारखाना बना चुके होते हैं। 1611 में एक अस्थायी कारखाना बना चुके होते हैं। ये कहाँ पे बनता है? मछलीपत्तनम में अस्थायी कारखाना इनका। मछलीपत्तनम, मैंने बताया था भाई दोस्तों कि मछलीपत्तनम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। यहाँ पे सबका, सारे जो यूरोपियन कंपनी आई थी उसका एक ना एक कारखाना मछलीपत्तनम में था ही। तो इनका भी, ब्रिटिशर्स का भी पहला अस्थायी कारखाना कहाँ बना था? 1611 में बना था। वो बना था कहाँ? मछलीपत्तनम में या मसूरीपत्तनम में। हम्म। तो जब इन्होंने 1613 में हरा दिया था स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को, तो फिर से इन्होंने, जहांगीर ने बोला कि आप सूरत में आ जाइए और सूरत में आप अपनी फैक्ट्री स्थापित किए। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की विद द परमिशन ऑफ जहांगीर। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1615 आता है। 1615 में क्या होता है? सर थॉमस रो, सर थॉमस रो फिर से आते हैं जहांगीर के दरबार में और बोलते हैं कि हमारा व्यापार थोड़ा सा और हमें इम्प्रूव करना, बढ़ाना है, तो थोड़ी सी परमिशन हमें और चाहिए। तो सर थॉमस रो से जहांगीर बड़े प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होकर एक तो उनको एक मनसबदारी भी दे देते हैं। मनसबदारी एक रैंक होती थी उनके टाइम पे, तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो एक तरह से कह सकते हैं होता था। तो उनको एक मनसब दे दिया गया सर थॉमस रो को, जहांगीर ने दिया। और उनको काफ़ी पोर्ट्स, बड़े संख्या में बंदरगाह और काफ़ी क्षेत्र भी दे दिया गया, व्यापार क्षेत्र, कि आप यहाँ पे अपना व्यापार को बढ़ाइए। तो ये 1615 में होता है। 1632 में फिर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है। 1632 में क्या होता है? गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा, आज ये तेलंगाना में है, आप एक बार जरूर देखिएगा इसको नेट पे जाके। गोलकुंडा, गोलकुंडा के शासक 500 पैगोड़ा, 500 पैगोड़ा लेके बोलते हैं कि आप हमको 500 पैगोड़ा दे दो, और गोलकुंडा का जो भी आपका व्यापार क्षेत्र है उसको आप यूज कर सकते हो, बंदरगाह का यूज कर सकते हो, व्यापार क्षेत्र का यूज कर सकते हो। तो आप हमें प्रतिवर्ष 500 पैगोड़ा देना और आप इसको यूज करो। फिर 1639 में फ्रांसिस डे भारत आते हैं। फ्रांसिस डे 1639 1639 में भारत आते हैं।
और चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के कहाँ है, ये तमिलनाडु में मद्रास के पास, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास वाला क्षेत्र ले लेते हैं। राजा से मद्रास वाला क्षेत्र पट्टे पे लेते हैं, मद्रास क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र पट्टे पे लेते हैं, पट्टे पर लेते हैं। और फिर वहीं पे बनाते हैं ये 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये पहला फोर्ट था अंग्रेजों का इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये क्या करते हैं, फिर से एक बार 1639 में फ्रांसिस डे आते हैं, वो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के आसपास के क्षेत्र को पट्टे पर लेते हैं, और फिर बाद में वहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज 1639 में विकसित करते हैं। और यहीं से बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी की कमान संभाली जाती है फोर्ट सेंट जॉर्ज से। इसके बाद दोस्तों आता है फिर 1661। 1661 में होता है कि इंग्लैंड किंग चार्ल्स की शादी, अंग्रेजों सम्राट जो थे चार्ल्स, चार्ल्स की शादी होती है पोर्टुगीज क्वीन से, पुर्तगाल की रानी है राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन से उनकी शादी होती है। और इनको डोरी दहेज में मिलता है मुंबई। तो पुर्तगाल ने अंग्रेजों को, अंग्रेज सम्राट को जो ब्रिटिश क्राउन है बैठे हुए कहाँ पे, वो इंग्लैंड में, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही है ये चार्ल्स जो है, इसको इनको ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मतलब नहीं है, ये ब्रिटिश एम्परर है, ब्रिटिश क्राउन के शासक। तो चार्ल्स की शादी होती है कैथरीन से, तो पुर्तगालियों ने ब्रिटिश एम्पायर को ये बॉम्बे अपने गिफ्ट में देते हैं, डॉडी में देते हैं शादी के उपरांत। और 1661 में जब इनके पास ये आ जाता है तो चार्ल्स को क्या करना, चार्ल्स तो राजा है, वो ब्रिटिश में बैठ के, ऐसे ब्रिटेन में बैठ के क्या करेंगे वो, तो उन्होंने फिर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड पर ईयर, 10 पाउंड हर साल, प्रति वर्ष 10 पाउंड पर ईयर के किराए पे, उसको किराए पे दे देते हैं मुंबई को, चार्ल्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि आप लोग वहां पे हो तो आप ही लोग इसको किराए पे यूज करो, हमें 10 पाउंड दे देना, मात्र इतने सस्ते पे इतने बड़े भूभाग को दे देते हैं यूज करने के लिए, जहाँ पे काफ़ी पोर्ट भी हैं और जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी सक्रिय हैं। और व्यापारिक कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों के लिए मुंबई यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण होता चला जाता है। और यहीं बाद में जाकर अंग्रेज अपनी प्रेसिडेंसी भी बनाते हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है मुंबई प्रेसिडेंसी की। फिर 1668 में, हाँ ये जो आपका 1668 में दिया गया था, 1668 में जो किराए पे दिया गया था, 1661 में पुर्तगीज ने मुंबई दिया था प्रिंस चार्ल्स को, और चार्ल्स ने 10 पाउंड प्रतिवर्ष के उस पे, प्रतिवर्ष के किराए पे 1668 में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था यूज करने के लिए। ये 1668 हो गया। फिर 1688 में एक घटना घटती है, 1688 में एक घटना घटती है, वो घटना है जॉन चाइल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार क्वेश्चन से पूछा गया है। जॉन चाइल्ड, 1688 में जॉन चाइल्ड क्या वहां पे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो मुगल के जहाज को ही पकड़ लेते हैं। भारत में देखिए उस समय मुगल सल्तनत चल रहा है, 1688 में गद्दी पे कौन बैठे हुए हैं, औरंगजेब, इतने सख्त और इतने प्रभावशाली राजा। और ये गलती क्या करते हैं भाई साहब, इनको लगता है कि मुंबई तो हमारा हो गया, अब ये सीधे वहाँ का अंग्रेज मुगल का ही जहाज पकड़ लेते हैं। और वो, और तो और उसके अलावा क्या करते हैं ये, उसके अलावा इन्होंने हज के जो यात्री थे उनको भी बंदी बनाने की कोशिश की। तो इससे नाराज होकर के औरंगजेब ने इनको वहां से हटा दिया, और इस तरह से उनको बोला कि आप यहाँ से हटो, और भारत से एक तरह से कुछ समय समय के लिए ये हट गए थे, मुंबई से, मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हट गए थे, हटा दिया था अंग्रेज ने। फिर बाद में आए, माफी वाफी मांगा इन्होंने, और फिर वापस 1691 में बंगाल के शाइस्ता खां, बंगाल के सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां, उन्होंने इनको फिर से सारी सुविधाएं दे दी, फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी 1691 में। फिर 1698 में एक चीज फिर
इंपॉर्टेंट घटना घटती है 1698। आप इन टाइमलाइंस को नोट करते जाइए एक एक करके। 1698, 1698 में फिर से एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसमें क्या होता है कि बंगाल के सूबेदार अजीम अजीमो शान अजीमो शान बंगाल के एक सूबेदार होते हैं। ये सूती नाता, तीन छोटे छोटे गांव होते हैं उस समय, ये सूती नाता, कालीकाता, कालीकाता, सूती नाता, और तीसरा क्या है, गोविंदपुर। गोविंदपुर, इन तीन गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे देते हैं अजीमो शान 1698 में। और फिर इसी के बाद जॉब चारनाक, इसके बाद क्या होता है, जॉब, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है बार बार, जॉब चारनाक, ये इन तीनों गांवों को मिलाकर, एक तरह से गांव ही मान लीजिए, इन तीनों को मिला करके कैलकाटा की स्थापना करता है। इन तीनों को मिलाकर जॉब चारनाक कैलकाटा की स्थापना करता है। और फिर बाद में यहीं पे अंग्रेज के राजा विलियम के नाम पे फोर्ट विलियम्स का भी निर्माण करता है। और यही फोर्ट विलियम से पूरे कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी को गवर्न किया जाता है बाद में। और हम देखते हैं कि इसी फोर्ट विलियम से 1911 तक शासन किया जाता है पूरे भारतवर्ष पे। और 1911 में फिर दिल्ली शिफ्ट होती है राजधानी। लेकिन 1911 तक बंगाल में जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स था, वहीं से पूरे भारतवर्ष पे शासन किया जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक घटनाक्रम है। जॉब चार्नक का नाम याद रखिए आप लोग। उन्होंने इन तीनों गांवों को मिला करके कैलकाटा का की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, वो किस तरह से धीरे धीरे एस्टेब्लिश होते चले गए। पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाए। उसके बाद पहले सूरत में उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया। उसके बाद फिर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया। फिर उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी उनको मिल गया था 10 पाउंड पर ईयर में 1668 में, राजा के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, किराए पे। फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी का विकास किया। और फिर लास्ट में बंगाल प्रेसिडेंसी में सूतीनाता, कालीकाता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना की जॉब चार्नाक ने 1698 में। और फोर्ट विलियम्स वहाँ पे बना। और फोर्ट विलियम्स से ही पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी को गवर्न किया जाता था। और बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी ही रूल करता था पूरे भारतवर्ष पे। तो आप कह सकते हैं कि फोर्ट विलियम वाज द सेंटर ऑफ रूल टिल 1911, 1911 तक फोर्ट विलियम्स ही सत्ता का केंद्र था, जिससे पूरे भारत को गवर्न किया जाता था। वहाँ पे सत्ता इसकी, सत्ता का केंद्र था फोर्ट विलियम्स। तो इस तरह से देखते हैं। फिर एक इसमें इंपॉर्टेंट घटना है 1715। 1715 में हम लोगों ने कल देखा था कौन थे मुगल की गद्दी पे आसीन। उसमें कौन मुगल शासक थे 1715 में? फरुख सियार। 1713 से 1719 तक फरुख सियार थे। तो 1715 में जॉन सरमन, 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक दूत मंडल आता है मुगल दरबार में। और उसमें सत्ता पे कौन थे काबिज? फारूक सियर। तो एक दूत मंडल आता है उनके दरबार में, और उसमें एक डॉक्टर होते हैं हैमिल्टन। एक डॉक्टर होते हैं हैमिल्टन। फरुख सियार को एक गंभीर बीमारी होती है, और उस बीमारी से निजात दिलाते हैं हैमिल्टन। तो इससे खुश होकर, और वो हैमिल्टन कौन होते हैं? इस जॉन सरमन की अध्यक्षता में आए हुए दूत मंडल के सदस्य होते हैं, उसमें से एक होते हैं। तो उन्होंने, वो एक डॉक्टर थे, बड़े विख्यात डॉक्टर थे, बड़े जानकार डॉक्टर थे। उन्होंने सफल उपचार किया फरुख सियर का, और फरुख सियर को एक गंभीर बीमारी से बचा लिया था। तो इससे खुश होकर 1717 में फरुख सियर एक फरमान जारी करते हैं। हमने कल देखा था, इसको पढ़ा भी था। 1717 में इसको परमिट भी कहते हैं, फरमान भी कहते हैं, जिसमें 3000 रुपया प्रति वर्ष पर ईयर लेके
आपको चुंगी मुक्त व्यापार करने का, विदाउट टैक्स, विदाउट एनी फर्दर टैक्स, इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं देना है। आप 3,000 रुपये हर साल दे दीजिए और उसके बाद पूरा आप चुंगी मुक्त व्यापार कीजिए पूरे बंगाल में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों में। ये फरमान दिया जाता है, इसको दस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्तक। आपको और कोई चार्ज नहीं देना है। इससे खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल जाता है, फरमान मिलता है। अब होता क्या है, जब इनको ये फरमान मिल जाता है तो ये लोग तो पूरे इंडिया में अपना फैलना चाह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए लोकल स्थानीय जो व्यापारी होते हैं उनको भी ये दस्तक देने लगते हैं, परमिट देने लगते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। तो इस कारण से वहाँ के जो बंगाल के सूबेदार थे, बंगाल के, वो मुर्शिद कुली खां, उनके जो उत्तराधिकारी थे सिराजुद्दौला, वो बड़े नाराज होते हैं और बाद में उन्होंने विरोध किया इसका, और जो कि बाद में 1757 में जाकर प्लासी की लड़ाई में बदलता है, प्लासी की लड़ाई का कारण बनता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई किन किन परिस्थितियों में हुई और उसके बाद फिर क्या हुआ था। बड़ा फेमस ये वाकया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जिसके बाद से लगभग लगभग ये तय हो गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया को रूल करने जा रही है। तो ये था आपका 1717 का वाकया। उसके बाद उसका एक दो दृष्टांत और हैं इसमें। इनके बड़े अच्छे समय चल रहे थे ब्रिटिशर्स के। 10,000 रुपये प्रति वर्ष में इनको सूरत में फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिल जाता है मुगल एम्पायर से। ये सूरत में भी काम कर रहे हैं। मुंबई में तो, मुंबई प्रेसिडेंसी में तो इनको उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो इनको इनके ढाले हुए अंग्रेजों के जो सिक्के थे उनको भी ऑफिशिएट कर दिया गया, उनको भी परमिशन दे दिया गया चलाने का। तो देखिए, एक दो घटनाएं घटी। एक तो 10,000 पर ईयर लेकर सूरत में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का परमिशन मिल गया मुगलों के द्वारा। और दूसरा, इनको मुंबई प्रेसिडेंसी में सिक्के, जो ब्रिटिशर्स के सिक्के थे ढाले हुए, उनको भी चलाने का परमिशन मिल गया। तो इस तरह से पूरा इनका पूरे स्थापित हो गए, पूरी तरह से बड़े स्ट्रांगली स्थापित हो गए लेटर मुगल काल में। ये था इनका एक रफ स्केच। और अब हम देखेंगे लास्ट में अगले क्लास में कि कैसे ये व्यापारी एक स्ट्रांग व्यापारी तो बनी गया और कैसे फिर बाद में हस्तक्षेप करने लगे शासन प्रक्रिया में, सत्ता में। और फिर उसके बाद कैसे व्यापारी से, एक बड़े एस्टेब्लिश्ड व्यापारी से कैसे ये फिर शासक बनते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम व्यापारी के रूप में इनको देख रहे हैं। उसके बाद फिर आता है, इसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद कौन आते हैं? डेनिस। डेनिस मतलब डेनमार्क। डेनमार्क के लोगों को डेनिस कहते हैं। डेनमार्क की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख करके। बड़ा फेमस शहर है, कई बार वहाँ पे सीओपी वगैरह होते रहता है। इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी का नाम। तो डेनमार्क ये आते हैं 1616 में। ये भी उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है लाइक डच। इनका भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस थोड़ा सा एक याद रखना है। एक दो फैक्ट हैं डेनिस में। इनकी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री, इनकी पहली फैक्ट्री होती है तंजौर में। ये है 1745। और उसके बाद छोटे छोटे स्मॉल कंपनी भी बनाते हैं, जो कि बाद में फिर ब्रिटिशर्स को ही बेचकर चले जाते हैं। तो इनका यही था, 1616 में आए, पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई 1745 में। कुछ स्मॉल स्मॉल फैक्ट्री बनाते हैं जिनको बाद में ब्रिटिशर्स को बेच के चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेनिस, डेनमार्क के जो व्यापारी थे उनका, उनके बारे में। अब लास्ट आता है फ्रेंच, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का आता है। दोस्तों फ्रांसीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर आए थे एज ए यूरोपियन कंपनी। ये आए थे 1664 में। इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, लुई 14वां। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। लुई 14वां, क्वेश्चन आता है कि जब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फ्रेंच, तो उस समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो लुई 14वां थे। ये क्वेश्चन आता है। तो लुई 14वां वहां के शासक थे फ्रांस के, और उनमें एक मंत्री था कोलबर्ट। उनका प्रधानमंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने काफी प्रयास करके
एक कंपनी बनाया जो कि जा करके ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यवसाय करेगा, व्यापार करेगा। एक तरह से पूरी गवर्नमेंट कंपनी थी, टोटली गवर्नमेंट कंपनी। जैसे भारत में अभी आज देख सकते हैं रेलवे, ये टोटली सरकारी का कंपनी है। कंपनी भी ना कहे, सरकारी संस्था है। आप लोग बताइएगा कि सरकारी, आप लोगों को पता होगा कि सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था में क्या फ़र्क होता है। जैसे पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये अर्ध सरकारी संगठन होते हैं। और एक होता है पूर्ण सरकारी, जैसे डिफेंस की जॉब हो गई आपकी, या फिर आपके पीडब्ल्यूडी हो गया, आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं पूर्ण सरकारी में, पूर्ण सरकारी इस्टेब्लिशमेंट में। और अर्ध सरकारी में क्या आती हैं, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, इसमें कॉरपोरेशन लग जाता है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, बैंकिंग भी कई बार ये सेमी गवर्नमेंट ही माना जाता है। तो हमने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी लंदन में, वो पूर्णतया प्राइवेट कंपनी थी। जबकि ये फ्रेंच कंपनी जो बनी थी, इसका नाम था दोस्तों कंपनी डी ओरिएंटल। कंपनी डी ओरिएंटल, ये इनका नाम था, कंपनी डी ओरिएंटल। और ये कंपनी पूर्णतः टोटली गवर्नमेंट, फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी। वहां के मंत्री ने इसको स्थापित किया था कि जाके ये व्यापार कर सके ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। ये इसके दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद इसमें आता है 1668। 1668 में फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो ने सूरत में पहले फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी? है फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, 1668 में। और 1669 में फिर से मसूलीपत्तनम, सेकेंड फैक्ट्री। अब देखा आपने कि इंग्लैंड में भी मसूलीपत्तनम में कारखाना इंग्लैंड ने भी स्थापित किया था, फ्रेंच ने भी किया, डच ने भी किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है मसूलीपत्तनम। फिर 1673 में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था, पौंडीचेरी पर कब्जा किया। पौंडीचेरी आज भी एक यूटी है हमारा इंडिया में, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। और पौंडीचेरी के चार पार्ट हैं, पौंडीचेरी के चार पार्ट हैं। पौंडीचेरी के चार पार्ट कौन कौन से हैं? माहे, कराईकल, यनम, और चौथा आप लोग कमेंट बताइएगा चौथे का नाम क्या है पौंडीचेरी के। चार पार्ट हैं इसके, चारों अलग अलग जगह पे। आप लोग मैप में जाके देखिएगा, इंडियन मैप में, कि कहाँ कहाँ किसकी किसका स्थान है। इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो ये पौंडीचेरी और एक चंदन नगर, फिर पौंडीचेरी में 1673 में इनका कब्जा हुआ। फिर बाद में ये डुप्ले आए थे यहाँ पे, इनके गवर्नर एक, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट गवर्नर थे, डुप्ले, डुप्ले। इन्होंने फ्रेंच का इंडिया में काफ़ी स्ट्रोंग एक प्रभाव क्षेत्र बना के खड़ा किया था, काफ़ी स्ट्रोंग एम्पायर खड़ा कर दिया था कुछ कुछ क्षेत्रों में भारत में। तो ये बड़े कॉम्पिटेंट और दूरदर्शी, बड़े योग्य और दूरदर्शी गवर्नर थे डुप्ले। इनके बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में कि इन्होंने किस तरह से फ्रेंच को और ज़्यादा एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। तो इस तरह से डुप्ले ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया फ्रेंच को। लेकिन बाद में फिर एंग्लो कार्नाटिक वार्स होते हैं, तीन वार होते हैं मुख्य रूप से। एंग्लो कार्नाटिक वार, आंग्ल कर्नाटिक वार कहते हैं इसको, बड़ा फेमस है। और ये एक तरह से ये अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच का युद्ध होता है। तो उस युद्ध में लास्ट में तीसरे वार में जो बैटल ऑफ वांदीवास है, बैटल ऑफ वांदीवास 1760 में होता है। बैटल ऑफ वांदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग लिखेंगे। वांदीवास, इसमें फ्रेंच हार जाते हैं और अंग्रेज विक्टोरियस साबित होते हैं। और फिर फ्रेंच एम्पायर सिमटकर सिर्फ चंदन नगर, चंदन नगर कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में। और दूसरा पुडुचेरी, आज का पुडुचेरी, पुडुचेरी में सिमटकर रह जाते हैं। फिर बाद में 1954 में, 1954 में भारत सरकार से एक समझौता होता है 1 नवंबर 1954 को। और फिर जो फ्रेंच की जितनी भी कॉलोनी थी वो भारत सरकार के साथ विलय करके वो चले जाते हैं।
ये था फ्रेंच का पूरा इतिहास। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे आंग्ल कर्नाटिक वार में अंग्रेज विक्टोरियस साबित होते हैं और फिर बाद में वो एक व्यापारी से एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखेंगे कैसे वो धीरे धीरे सत्ता में हस्तक्षेप करते करते शासक, खुद ही शासक बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज हमारा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि हमारा लगभग लगभग पूरा हो चुका है। इसमें हमने देखा कि पहले पोर्टुगीज आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। स्वीडिश का भी कोई इंपॉर्टेंस वैसा नहीं है, बस आप याद रखना कि लास्ट में स्वीडिश आए थे। अगर ऑप्शन में आ गया वो भी तब, ऐसे आता भी नहीं कई बार ऑप्शन में स्वीडिश के बारे में। स्वीडन को स्वीडिश कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपके आज के क्लास का एक रफ पूरा आइडिया कि कैसे कैसे लोग आए। इसमें काफ़ी कुछ और भी जोड़ जोड़ सकते हैं, तो उससे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। तो हमने इसको कॉन्साइज में सब कुछ समझने का प्रयास किया और सारे फैक्ट को हमने इकट्ठा करके कुछ भी छूटे ना इसका प्रयास किया है। मैं एक दो छोटे कॉन्साइज नोट्स भी आपके सामने लेके बैठता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो लिखते वक्त मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ कि कोई भी वर्ड गलती ना हो जाए, कोई भी डेट गलती ना हो, है ना, और कोई भी फैक्ट गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है आज का। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आए हैं, क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? आप लोग बताएंगे। 1498। हमने भी जस्ट पढ़ा है, सारा कुछ आपके नोट से ही है। 1498 एडी में वास्को डिगामा कालीकट आया था। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो कौन लाया था? अल्मीडा। हमने देखा था, हमने पढ़ा था अल्मीडा के बारे में। ये पोर्टुगीज थे, पहले गवर्नर थे अल्मीडा। इन्होंने नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, जिससे इनका इंडियन ओशन में प्रभाव क्षेत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन इतने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, अब कितना सरल, अब हमने अब पढ़ाई कर ली पूरी, तो कितना सरल लग रहा है ये। कोई गलती नहीं होगी हमसे। आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? हमने भी देखा था, अल्मीड़ा। कौन था? अल्मीरा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? किसने किया था? कालीकट का शासक उस समय कौन था? जमोरिन। जमोरिन क्या है? टाइटल है, जमोरिन। जमोरिन। ये रहा आपका आंसर सी। ये लोअर पीसी से पूछा गया क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, हमने बात की थी कि वास्तविक संस्थापक अल्मीरा नहीं था, वो सेकंड में उसके बाद जो आया था अल्बुकर्क, वो था वास्तविक शासक। बार्थोलोम्यू डायस कौन था? बार्थोलोम्यू डायस दोस्तों 1487 में इसने उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। 1487 में, 1487 में उत्तमासा, कैप ऑफ गुड होप की स्थापना की थी, की खोज की थी। और कैप ऑफ गुड होप क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ये उसी क्वेश्चन को फिर से अलग वर्ड से पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर पुर्तगाली होगा, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र। तो पुर्तगालियों ने ही किया था, पुर्तगाली की नेवी बड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? हमने भी देखा, कलकत्ता में कौन कौन तीन से गांव थे। 1698 में अजीमो शान ने क्या किया था? तीन गांव, सूती नाता, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बाद में जॉब चार्नक ने इन तीनों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना की थी।
तो राइट आंसर है जॉब चार्नक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी, इसी को कहते हैं सहकारिता। किसने स्थापित की थी? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। ये देखिए डच से है। डच से एक्चुअली क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, एक दो क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो इस तरह से आएगा, सहकारिता या ज्वाइंट वेंचर, कोऑपरेटिव व्यापार, कोऑपरेटिव ट्रेड की संरचना की थी इन्होंने। तो संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित की थी? डच ने। हमने भी देखा था क्लास में, आपने नोट भी किया होगा, ये आईएएस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने देखा कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है, जिसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं। तो 1605 में कौन थे शासक? अकबर। ठीक है, सॉरी 1605, 1600 में गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 1600 में कौन थे शासक? अकबर थे। 1605 में इनकी मृत्यु हुई अकबर की। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? किसके शासनकाल में किया? जहांगीर। 1613 में मिलता है इनको आदेश कि आप स्थापना कर सकते हो सूरत में, जब इन्होंने स्वल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। ये भी दो बार क्वेश्चन पूछा चुका आईएएस के प्री 2008 में भी और 2009 में भी। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? वही क्वेश्चन है दोस्तों फिर से, सूरत। जहांगीर ने दिया था इनको। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? आरंभिक दौर में इसमें सूरत में थी, बाद में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो कहते थे, शुरू में कहाँ थी? सूरत में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, काफी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वेस्टर्न प्रेसिडेंसी स्टार्टिंग में सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बंबई इनको दहेज में मिला था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूं कि सही नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला था इनके अपने राजा से, चार्ल्स से, जो राजा थे इनके, किंग थे वहां के ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स, उनसे मिला था। और चार्ल्स को मिला था पुर्तगालियों से दहेज के रूप में, भेंट के रूप में। तो पुर्तगालियों से सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला था, ये मिला था पहले चार्ल्स को, और चार्ल्स ने इनको दिया था किराए पे। तो टेक्निकली तो देखा जाए तो इसमें ये आंसर सही नहीं है, परंतु अगर ये चार ऑप्शन देखा जाए तो इसमें पुर्तगाली ही होगा। तो हम इसको सही मान के आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसको किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। इनका नाम याद रखने का तरीका है कि चाइल्ड जो है बच्चे, वो गलती करते हैं तो इनको गलती का सजा मिला था, औरंगजेब ने इनको भारत से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि इन्होंने मुगल के जहाज को ही पकड़ लिया था। बॉम्बे में इतने स्ट्रॉन्ग ये होने लगे थे कि इन्होंने मुगल के जहाज को ही पकड़ लिया था, और हज के यात्री थे उनको बंदी बनाने की कोशिश भी की थी। तो इन दोनों चीजों से नाराज होकर औरंगजेब ने इन्हें भारत से ही निष्कासित कर दिया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें, 14th के टाइम पे। ठीक है, आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज का सेशन खत्म होता है, आज का लेक्चर खत्म होता है। और हमने आज यूरोपियन कंपनियों के भारत में आगमन के बारे में विस्तार से चर्चा की, जानकारी हासिल की, और इस पे इससे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, हमने उसको भी देखा। तो अगर आप सही से अगर स्टडी कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे। तो फिर कल मिलते हैं और देखेंगे कैसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक व्यापारी से एक शासक के रूप में उभर कर आया। तो इसी कड़ी को कल आगे रखेंगे। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।